लोग आज शुरू करेंगे आगे। हम लोग अभी पहले थोड़ा देख लेंगे, जहाँ पे आधा छोड़े थे वहां तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से फिर हम लोग कुछ आपसे बातचीत करने का सेशन रखेंगे। देखिए, कल तक हम लोग देखे थे सिख, हम लोग देख रहे हैं अभी। पिछले क्लास में आप सिखों के जो गुरु 10 गुरु हुए उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक से प्रारंभ करके सिखों के अंतिम गुरु 10वें जो गुरु होंगे गुरु गोविंद सिंह, वहां तक हम लोगों ने देखा सिखों के इतिहास को। अब हम लोग को इसके आगे देखना है। जैसा पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा कर दी तो उनके बाद कोई सिख में अब गुरु नहीं होंगे। ठीक है, मतलब गुरु का पद उन्होंने समाप्त कर दिया और गुरु वाणी ही गुरु के समान हो गया। और कह दिया गया कि जहां 5 लोग उपस्थित होंगे वो गुरु मान, वहां पे गुरु उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ वहां पे गुरु की अवधारणा समाप्त हुई। ठीक, अब हम लोग इनका कोई जो राज्य है सिखों का वो देखेंगे। अभी तक अब इनका राज्य नहीं, राजनीतिकरण नहीं देखे हैं। ये धार्मिक गुरु हम लोग पढ़ रहे थे, अब इनका राजनीतिकरण या राज्य को हमको देखना है सिखों में। ठीक है, सही। इनका जो राजनीतिकरण है या राज्य जो पढ़ना है हम लोग को बंदा बहादुर से शुरू करना है। ठीक, पहला नाम होगा आपका बंदा बहादुर। 1708 से 1716 इनका पीरियड है। 1708 से 1716 के बीच का इनका पीरियड है बंदा बहादुर का। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जम्मू के रहने वाले थे। कहाँ के है बंदा बहादुर? बड़ा आसान आसान सा भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, एकदम सरल होता है, लेकिन जब आप नहीं जानते हैं तो वो सरल सा प्रश्न क्या हो जाता है, आपके लिए कठिन हो जाता है। तो बंदा बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? अब समझिए कि आप पूछेगा तो जो जानते हैं वो बड़ा आसान से आंसर करेंगे, जम्मू के, कहीं कोई विवाद नहीं। ठीक है, लेकिन जो नहीं जानेंगे, इसको नहीं पढ़ रखा होगा जिन्होंने, उनको क्या लगेगा? कभी इतना मुश्किल सा प्रश्न पूछ दिया कि आप बंदा बहादुर कहाँ के थे। तो निश्चित रूप से आसान और कठिन की परिभाषा यही है। अगर आप जानते हैं तो आसान है, नहीं जानते हैं तो कठिन है। ठीक है, तो जानने का प्रयास करेंगे सब चीजों को। ये जम्मू के रहने वाले थे और इनका पहले नाम लक्ष्मण दास था। इनका जो नाम है वो क्या होगा? लक्ष्मण दास है। बंदा बहादुर इनका नाम नहीं था, इनका नाम था लक्ष्मण दास। ठीक है, बचपन में इनका नाम लक्ष्मण दास था, बाद में चल के इनका नाम पड़ा माधव दास। लक्ष्मण दास नाम था, बाद में इनका नाम हो गया, बचपन का नाम है लक्ष्मण दास, बाद में इनका नाम पड़ा माधव दास, और जब इन्होंने वैराग ले लिया तो इनका नाम हो गया माधव दास बैरागी। ठीक है, तो ये माधव दास बैरागी के रूप में आप जाने जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण दास जो है ये माधव दास बैरागी हो गए। अब ये बंदा बहादुर कैसे बने? अब इनकी कहानी है कि ये नांदेड़ नामक स्थान में, नांदेड़ ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ ये गुरु गोविंद सिंह से मिले। किससे मिले? ये गुरु गोविंद सिंह से नांदेड़ में इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, जब ये मुलाकात हुई माधव दास की, तो यहाँ के बाद से माधव दास गुरु के भक्त हो गए। ठीक है, ये गुरु के अनुयायी हो गए, गुरु के भक्त हो गए और अपने आप को गुरु का बंदा बोलने लगे। जो आप बंदा बहादुर देख रहे हैं ना, अपने आप को इन्होंने क्या कह दिया कि हम गुरु के बंदे हैं, तो यहीं से इनका नाम हो गया बंदा बहादुर। ठीक है, बाद में इनका नामकरण हो गया बंदा बहादुर के रूप में। ठीक, तो लक्ष्मण दास प्रारंभिक नाम है, माधव दास बैरागी इसके बाद नाम हुआ इनका। इनका बाद में नाम पड़ गया गुरु गोविंद सिंह के मिलने के बाद बंदा बहादुर। ये जम्मू के रहने वाले थे। ठीक, गुरु गोविंद सिंह इनका एक और नाम रखा था, वो है गुरु बख्श सिंह। अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें एक नाम और दिया था, वो था गुरु बख्श सिंह का नाम। गुरु बख्श सिंह, गुरु बख्श सिंह बंदा बहादुर का नाम है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया हुआ नाम था। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे कि बंदा बहादुर के बारे में हमको जानना क्या। तो ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न अगर ये आ गया सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे, तब आप हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, बंदा बहादुर, ऑप्शन 4 में रख दिया आपके पास। तो सिखों के पहले राजनीतिक नेता जैसे पूछेगा आपसे, राजनीतिक नेता, तो आंसर आपका है यही बंदा बहादुर। ठीक है, सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए बंदा बहादुर।
इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी से हो गया, राजनीतिक नेता तो थे ही, पूछेगा प्रथम सिख राज्य की स्थापना, सिख राज्य की स्थापना, तो फिर आपको करना पड़ेगा बंदा बहादुर। ठीक है, गुरु नानक ने क्या किया है, सिख धर्म की स्थापना की थी, राज्य की नहीं। ठीक है, गुरु नानक का सिख धर्म की स्थापना पूछेगा तो हम गुरु नानक आंसर करेंगे। जो हमसे पूछ रहा सिख राज्य की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बंदा बहादुर। ठीक है, बड़े ध्यान से सब चीज को सुनेंगे, एक थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और एग्जाम हॉल में हम लोग आसान सा प्रश्न गलत करके चले आते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा तो नहीं गलत होगा। सिख राज अलग चीज है, धर्म अलग है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक की हो गई, सिख राज की स्थापना बंदा बहादुर के द्वारा कर दी गई। ठीक है, इनके पहले राजनीतिक नेता हुए। जब ये सिख राज की इन्होंने स्थापना की तो इन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया कि वैसे लोग जिन्होंने सिख गुरुओं पर आक्रमण किए थे या सिखों को नुकसान पहुंचाया था उनके खिलाफ ये अभियान चलाए। और सबसे पहले तब इनका अभियान सूबेदार वजीर खां के खिलाफ हुआ। आपके सूबेदार वजीर खां का नाम ध्यान रहा होगा, पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं, सूबेदार वजीर खां। ठीक है, ये कहाँ के थे, सरहिंद के थे। आपको याद होगा सरहिंद के सूबेदार वजीर खां जब मुगल सेना को लेकर के आए थे तो इनके द्वारा ही गोविंद सिंह के दो पुत्रों को बंदी बनाकर ये सरहिंद ले गए, जहां पे उनको मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, यही वजीर खां है। तो बंदा बहादुर ने इनके खिलाफ अभियान किया और इसको पराजित कर मार डाला। वजीर खां को पराजित कर मार डाला गया। ठीक है, बंदा बहादुर ने सूबेदार वजीर खां मतलब सरहिंद के खिलाफ अभियान किया और वजीर खां को पराजित किया। ठीक है, इसके जितने परगने थे, सरहिंद के जितने परगने थे, 28 परगने थे इसके, इन 28 परगनों पर अधिकार कर लिया बंदा बहादुर ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बंदा बहादुर ने सिख राज की स्थापना कर दी, सरहिंद का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। इसका एक काम किया, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से सिक्के चलवाए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से सिक्के चलाए जिसपे सिख राज की मुहर लगाई गई। अब देख रहे हैं ना, सिख राज की स्थापना ही से हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम के सिक्के चलाए और सिख राज की मुहर इस पर लगाई गई। ठीक, यहां से लेकर 1716 तक तो इनका साम्राज्य चलेगा बंदा बहादुर का। लेकिन फर्रुखसियार जब सम्राट हुआ, मुगल सम्राट, इनका फर्रुखसियार से जब लड़ाई शुरू हुआ तो 1716 में एक लड़ाई होगी गुरुदासपुर में। गुरुदासपुर में बंदा बहादुर और इस बार मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा है। आपको ध्यान अगर होगा, मुगल पीरियड हम लोग पढ़े हैं, उत्तरवर्ती मुगल, तो 1716 में फर्रुखसियार है। तो फर्रुखसियार के द्वारा जब ये युद्ध हुआ गुरदासपुर में तो ये इसमें पराजित हुए, बंदा बहादुर पराजित हुए और इनको दिल्ली में ले जाकर के मृत्युदंड दे दिया गया। बंदा बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, इस तरह से बंदा बहादुर का जो राजकाल है वो समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक काम पर जानेंगे, छोटा सा चीज है, पूछता कम है लेकिन फिर भी जानना चाहिए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में एक परंपरा शुरू हुई। देखिए, सिख गुरु तो समाप्त हो गए गुरु गोविंद सिंह से ही, राजनीतिक नेता और राजा के रूप में आपके आगे क्या बंदा बहादुर आ गए, पहले राज्य की स्थापना कर दी। इनके बाद सिखों ने एक परंपरा शुरू की थी, उसका दो नाम से हम लोग जानते हैं, सरबत खालसा और गुरुमत्ता। एक है सरबत खालसा और दूसरा को हम लोग जानेंगे गुरुमत्ता। पूछा जैसा था आपसे कि सरबत खालसा क्या है, गुरुमत्ता क्या। अब सिखों ने अपने निर्णय लेने के लिए क्या किया कि डिसीजन लिया कि हम लोग को जब अपना निर्णय हुआ तो सभी सिख एक जगह पे जुटेंगे। ठीक है, तो दो अवसर पर, एक साल में 2 बार, सरबत बैसाखी के अवसर पर और दिवाली के अवसर पर, ये डिसीजन हुआ कि बैसाखी पे और दिवाली पर। ठीक है, बैसाखी पे और दिवाली पे ये लोगों को जुटने का डिसीजन हुआ और एक जगह पे जुटेंगे, ये जो एक जगह पे मिलेंगे, यही इकट्ठा होने को सरबत खालसा कहा गया। ये जो इकट्ठा हो रहे हैं बैसाखी और दिवाली पे, ये क्या है, यही सरबत खालसा है। ठीक है, बैसाखी और दिवाली के दिन सिखों का एक स्थान पर एकत्रित होना, इसको हम लोग नाम दिया गया है सरबत खालसा। और एकत्रित होंगे किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए। अब इन लोगों ने जो डिसीजन लिया, एकत्रित होकर जो डिसीजन लेंगे उसको क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा गुरुमत्ता। मतलब ये क्या निर्णय है, मतलब सरबत खालसा में लिए गए निर्णय को क्या कहा गया, गुरुमत्ता कहा गया। तो सिंपल सा अगर पूछा जाएगा गुरुमत्ता क्या है भाई, तो सिखों का जो सभा होता था उसमें जो निर्णय होता है उसको हम लोग गुरुमत्ता के नाम से जानेंगे। ठीक, आगे इसमें आपको जानना अब है, यहां तक जाने।
अब सिख किस तरीके से अपने निर्णय ले रहे हैं, किस तरीके से वो अपना आगे निर्णय ले रहे थे। फिर यहाँ पे आया दल खालसा के रूप में गठन इनका शुरू हुआ, जो राज्य इनका फिर हम लोग देखेंगे। तो दल खालसा के नेतृत्व में गठन जो शुरू हुआ है वो कपूर सिंह के नेतृत्व में, एक नाम आपको फिर जानना है, 1748 में कपूर सिंह हुए। तो कपूर सिंह ने सिखों को दल खालसा के रूप में संगठित करना प्रारंभ किया। ठीक है, कपूर सिंह के नेतृत्व में ये दल खालसा के रूप में संगठित होने लगे 1748 से। ठीक है, और यही दल खालसा वालों ने एक प्रथा चलाई, ये भी आपसे क्वेश्चन में आता है। 1753 में एक प्रथा सामने आई, राखी प्रथा के नाम से। ठीक है, तो राखी प्रथा क्या, तो किसने शुरू किया था? कपूर सिंह ने शुरू करवाया, दल खालसा के रूप में सिखों को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, और ये इन लोगों ने, दल खालसा वालों ने एक राखी प्रथा शुरू की। तो राखी प्रथा क्या था? ये एक तरह से राजस्व बढ़ाने का उपाय था दल खालसा का। ये कहे कि गांव वालों के अपने उपज का 1/5 भाग देना होगा, मतलब उपज का 1/5 भाग। किस चीज का? उपज का। इन लोगों ने मांगा कि उपज का 1/5 भाग दल खालसा ने मांगा, यही कहा गया राखी प्रथा के तहत 1/5 भाग उपज का मांगा गया। इसके बदले में ये क्या करते थे कि गांव को रक्षा का देते थे, कि आपके गांव के रक्षा का भार मेरे पास रहेगा। ठीक है, आप 1/5 कर दीजिए राखी प्रथा के तहत, और गांव की रक्षा का भार दल खालसा उठाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से दल खालसा के नेतृत्व में संगठित होंगे, जो कि बाद में धीरे धीरे क्या होगा, पंजाब में मिस्र में ये बट गए। ठीक है, दल खालसा के बाद एक नया चीज वहां हम लोग को देखने को मिलेगा, मिस्र। ठीक है, 1766 से 73 के बीच में, 1766 से 73 के बीच में मिसलों का उदय हुआ, मिसल का उदय हुआ। ठीक है, ये जो दल खालसा छोटे छोटे जो इलाके थे इन लोगों के, इन लोगों ने क्या किया, ये मिसल कहे जाने लगे। और पंजाब में इस समय में टोटल 12 मिसल सामने आ गए। पंजाब में ये भी आपसे पूछता है कितने मिसल थे पंजाब में, तो 12। ठीक है, ये छोटे छोटे राजनीतिक इकाई की तरह से है। ठीक ना, राजनीतिक इकाई की तरह से मिसलों की स्थापना हुई, और पंजाब में कुल 12 मिसल एक समय में सक्रिय हुए 1763 से 73 के बीच में। ठीक है, 12 का नाम नहीं जानना तो एक को ही आगे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिर भी 5 ऐसे मिसल थे जो ज्यादा शक्तिशाली थे और कुछ दिन तक सर्वाइव करेंगे। उनमें हम लोग नाम ध्यान रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। जैसे भंगी मिसल था, एक भंगी मिसल हुआ। दूसरा अहुलवालिया था, अब देखते होंगे अभी बहुत सारे लोगों का अहुलवालिया टाइटल भी आप देखते होंगे, ये अहुलवालिया मिसल था ये। एक सुकर चकिया मिसल हुआ। ठीक है, भंगी, अहुलवालिया, सुकर चकिया, कन्हैया चौथे मिसल है। 5 महत्वपूर्ण मिसल है, और एक हो गया नकई। ठीक है, ये 5 मिसल हुए। कुल मिसल पूछेगा अगर तो आप कितना बताएंगे? पंजाब में सिख जो साम्राज्य है कितनों मिसलों में बटा था, कितने मिसल थे? ये तो 12 आंसर होगा। इसमें 5 बड़े मिसल थे या महत्वपूर्ण मिसल थे, भंगी, हुलवालिया, सुकर चकिया, कन्हैया और नकई। हम लोग को आगे इतिहास में सिर्फ एक ही मिसल पढ़ना है, वो है सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल ही पढ़ेंगे, पंजाब का इतिहास अब इसी के साथ चलेगा आगे। ठीक, अब सबसे मतलब 12 मिसलों में एक ही मिसल सर्वाइव किया, और अंतिम रूप से एक बड़ा राज का स्थापना करेगा। किसके द्वारा हुआ? ये सुकर चकिया मिसल के द्वारा हुआ। सुकर चकिया मिसल में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो रंजीत सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ ही बहुत बार क्वेश्चन जगह में आपको मिला होगा, बुक्स में भी आप देखे होंगे। रंजीत सिंह है, ये 1792 से 1839 तक रहेंगे। 1792 से 1839 तक सुकर चकिया जो मिसल है इसके प्रमुख रहेंगे ये। ठीक है, 1792 से 1839 तक सुकर चकिया मिसल में राजा भी बनेगा वहां पे। अब देखिए, सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे महासिंह। इनके पहले, रंजीत सिंह के पहले प्रमुख थे कौन? महासिंह थे। ये महासिंह के ही पुत्र हैं, महासिंह के पुत्र हुए रंजीत सिंह। ठीक है, महासिंह का बेटा हुआ रंजीत सिंह। महासिंह कौन है भाई? तो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। यहाँ 1780 में इनका जन्म हुआ, 1780 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1792 से ये बन जाएंगे हेड सुकर चकिया के। इसका मतलब क्या है? मात्र 12 साल की उम्र में ही ये हेड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इतने जल्दी हेड हो गया कि महासिंह की मृत्यु हो गई 1792 में। 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई तो रंजीत सिंह क्या हो गए? सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। ठीक है, अब जब ये 1792 में प्रमुख बनेंगे तो एक घटनाक्रम इनके समय में घटा,
महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा क्या कि 1796 में जमान शाह, ये कौन है जमान शाह भाई, नया नाम आपके पास आ गया जमान शाह, तो ये अफगान शासक है, ठीक है। अफगान शासक का आक्रमण हुआ सिखों पे 1796, जमान शाह का आक्रमण होगा, लेकिन इस आक्रमण में चूंकि वहां पे आंतरिक रूप से विद्रोह हो गया, आंतरिक विद्रोह हो गया कहां पर, अफगानिस्तान में, इसलिए इसको क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा, ये वापस लौटा, ठीक है। फिर अगले बार 1797 में इसके आक्रमण हुए सिख पर, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, सिख सेना से लड़ा है, ठीक है, और इस सिख अफगान सेना को भी हानि पहुंचेगी, और अफगान में भी इसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए फिर से वापस लौटा। और ये वापस लौटने के क्रम में, जाने के क्रम में क्या हुआ, चिनाब नदी है, कि चिनाब नदी में इसकी 12 तोपें गिर गई, ठीक है। हम लोग को जानना यह है कि जमान शाह अफगान शासक का आक्रमण होगा सिखों के ऊपर, जब ये लौट रहा होगा तो चिनाब नदी में, नदी का नाम आपसे पूछता है कहां पे तोपें गिर गई, कहा जाता है कि 12 तोपें इसकी चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह इसके पीछे पीछे जा रहा था लाहौर तक, इसको पीछा करते हुए, तो चिनाब नदी में इसकी तोपें गिर गई। तो रंजीत सिंह ने क्या किया, चलो ठीक है, चलो आक्रमण किया, लड़ाई की, सब चीज सही है, लेकिन तोपें गिर गए हैं तो लौटा दो इसकी। तो इस चिनाब नदी से तोपों को निकलवाया, ठीक है, और इनको वापस कर दिया गया। किसको वापस कर दिया, ये जो 12 तोपें थे रंजीत सिंह ने रखी रही, बल्कि अफगान शासक को वापस भिजवा दिया कि आपकी तोपें गिर गई थी तो अपना तोप रखिए। अभी इस रंजीत सिंह की इस कार्य से जमान शाह को लगा कि चलो भाई बड़ा अच्छा राजा है, ठीक है, हम लोग लड़े भी लेकिन मेरी तोपें वहां गिर गई, इसने लौटा दिया। तो इसने कहा रंजीत सिंह को कि आप ऐसा कीजिए कि आप लाहौर अपने अधिकार में ले लीजिए, जाइए लाहौर पे अधिकार की अनुमति दे दी कि आप लाहौर पे अधिकार कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो जमान शाह ने दे दी अधिकार की अनुमति, तो रंजीत सिंह ने लाहौर पे अधिकार कर लिया, ठीक है। इस तरह से रंजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हो गया, और इसी जमान सिंह शाह ने क्या किया, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, ठीक है। आपके पास हो गया राजा रंजीत सिंह, ठीक है। फिर से जैसे राजा रंजीत सिंह हुए, किसी के द्वारा उपाधि दी गई है, तो आप समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन के रूप में सामने आ गया ना। क्या क्वेश्चन बन गया कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी, स्पष्ट आंसर होगा जमान शाह, ठीक है। फिर आपका आंसर होगा लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति किसने दी भाई, तो जमान शाह ने। अधिकार हो गया तो जमान शाह कहेगा क्या कि ठीक है आप मेरे लाहौर में सूबेदार बन जाइए, और इन्होंने कह दिया राजा की उपाधि दी और लाहौर में अपना सूबेदार मान लिया कि चलिए रंजीत सिंह मेरे ही सूबेदार हैं लाहौर में, ठीक है। ये संबंध अच्छे कैसे हुए, संबंध इसलिए अच्छे हुए कि जब जमान शाह सिख राज पर आक्रमण कर वापस लौट रहा था, उस घटनाक्रम में क्या होगा, लौटने क्रम में चिनाब नदी में इसकी 12 तोपें गिर गई थी। रंजीत सिंह ने क्या किया, उन तोपों को निकलवा करके जमान शाह को वापस करवा दिया। जमान शाह ने इसके उत्तर में रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार की अनुमति दे दी। क्लियर है, इस तरह से लाहौर पर अधिकार हो गया रंजीत सिंह का, ठीक। देखिए महत्वपूर्ण है कि अभी रंजीत सिंह को ही हम लोग को देखना, सिख हिस्ट्री अब रंजीत सिंह के साथ आगे चलेगी। इसके बाद के घटनाक्रम में रंजीत सिंह ने 1805 में लाहौर तो उनको मिल गया रंजीत सिंह को, ठीक है, लाहौर 1799 में मिल गया। रंजीत सिंह ने 1799 में ही लाहौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1805 में इसने अमृतसर पर अधिकार कर लिया, किसने, रंजीत सिंह ने। अभी अमृतसर किसके पास था, तो अमृतसर अभी था भंगी मिसल के पास। आपने पढ़ा है कि 5 मिसल थे महत्वपूर्ण, उसमें भंगी भी था, तो अमृतसर किसके पास था, भंगी मिसल के पास था। इस पे किसका अधिकार हो गया, रंजीत सिंह का हो गया। कब, 1805 में। ध्यान रखिएगा ये भी आपसे प्रश्न में आएगा कि रंजीत सिंह ने अमृतसर पे विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। इसके पहले अमृतसर किसके अधिकार में था, भंगी, अहलुवालिया, ठीक है, आप कन्हाई, सुकर चकिया, कोई भी ऑप्शन आपको देगा, आपको बताना है किसके पास था, भंगी के पास था। भंगी से किसके पास आ गया, रंजीत सिंह के पास आ गया, ठीक है। तो रंजीत सिंह, अमृतसर का क्या महत्व था, तो अमृतसर का एक बड़ा महत्व है कि ये धार्मिक राजधानी मानी जाती थी, किसकी, सिखों की, ठीक है। अमृतसर क्या था, धार्मिक राजधानी मानी जाती थी। और लाहौर क्या है, लाहौर 1799 में जो रंजीत सिंह अधिकार कर रहे हैं लाहौर के ऊपर, तो लाहौर क्या है, तो लाहौर राजनीतिक राजधानी थी, किसकी, सिखों की, पंजाब की, ठीक है। तो मतलब राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों किसके पास आया,
तो दोनों पे अधिकार रंजीत सिंह का हो गया। क्लियर है? अब से अलग से भी क्वेश्चन पूछता है कि सिखों की राजनीतिक राजधानी पूछेगा तब ध्यान रखिएगा लाहौर, और अगर पूछ देगा धार्मिक राजधानी तब अमृतसर ही आंसर करेंगे। ठीक है, जिसपे 1805 में रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। ठीक, अब इसमें एक घटनाक्रम आगे, अभी तक तो सब चीज सही चल रहा था। देख रहे हैं आप, रंजीत सिंह का अफगान के शासक के साथ और अपना प्रसाद पंजाब में हो रहा, लाहौर जीत लिया, अमृतसर जीत लिया। ठीक है, अभी तक अंग्रेज सिंह का कोई सामना नहीं था। इसी समय होना क्या 1805 में, इसी समय घटना घटेगा कि जसवंत राव होलकर है। कौन है? जसवंत राव होलकर। होलकर लोग कौन थे? होलकर, ये होलकर कौन होते थे, किसी को है पता? जसवंत राव होलकर किसके सरदार थे? होलकर, जसवंत राव होलकर। क्या घटना है, अंग्रेज से पराजित हुए, पराजित होकर कहाँ आ गया ये व्यक्ति? आ गया पंजाब। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का नहीं ध्यान में। जसवंत राव होलकर, होलकर मराठा सरदार हैं। ठीक है, सिंधिया मराठा सरदार होंगे, होलकर होगा, पेशवा है, गायकवाड़ है। चार मराठाओं के अंदर चार तरह के सरदार वहां पढ़ने हैं आपको। ठीक है, सिंधिया, पेशवा, गायकवाड़ और होलकर, ये चारों मराठा सरदार हैं। ठीक ना? तो जसवंत राव होलकर हारेगा अंग्रेज से, और ये अंग्रेज से हार के कहाँ आ गया? पंजाब आ गया। पंजाब में कौन है? राजा रंजीत सिंह थे, और ये भाग के आ गया पंजाब। जब ये भाग करके पंजाब आया, इसका पीछा करते हुए जनरल लेक पहुंचा। अंग्रेज इसका पीछा कर रहे थे, अंग्रेज जनरल लेक है, वो पीछा करते हुए ब्यास नदी तक पहुंचा। ठीक है, ब्यास नदी पे आकर रुका, ब्यास नदी पे आकर रुका, और इसने रंजीत सिंह के पास एक मैसेज भिजवाया कि भाई आप होलकर को अपने यहाँ संरक्षण मत दीजिए। ठीक है, होलकर को संरक्षण नहीं देने की बात रंजीत सिंह के पास रखी। होलकर किसने? लेक ने रखा। तो लेक ने रखा तो एक संधि किया। रंजीत सिंह ने इनसे, जनरल लेक से लड़ाई नहीं किया, बल्कि क्या किया, 1806 में एक संधि हो गया जनरल लेक और रंजीत सिंह के बीच में। क्या होना है? संधि होना 1806 में। ठीक है, 1806 में एक संधि कर लिया इन लोगों ने, और रंजीत सिंह ने इस संधि में ये कर लिया, स्वीकार कर लिया क्या, कि रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ के जाने के लिए बोलेंगे। इस संधि का पहला प्रावधान हुआ। ठीक है, लेक और अमृतसर रंजीत सिंह की संधि है कि होलकर अमृतसर छोड़कर जाएंगे, ऐसा रंजीत सिंह कह देंगे उनको। ठीक, तो रंजीत सिंह को क्या होना है? रंजीत सिंह ने कहा अंग्रेजों को कि आप अपनी फौज पंजाब से हटा लेंगे। अब देख रहे हैं, ब्यास नदी पे आके इसकी फौज खड़ी हो गई थी। तो रंजीत सिंह ने कहा कि ठीक है, हम उनको जाने के लिए कह देंगे होलकर को, आप अपनी फौज को वापस कर ले। ठीक है, तीसरी बात हुई, अंग्रेजों ने कहा कि रंजीत सिंह जब तक मित्र बने रहेंगे अंग्रेजों के, तब तक अंग्रेज उनके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तीन बातें हुई। लेक और रंजीत सिंह की भी जो संधि हुआ, उसमें तीन प्रावधान है। तीनों प्रावधान को एक बार फिर से सुनिए। पहला बात हुआ कि जसवंत राव होलकर जो भागकर पंजाब आया था, कहा गया कि उसको अमृतसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा। ठीक, दूसरी बात थी कि अंग्रेजों की सेना थी पंजाब में खड़ी, कहा गया कि अंग्रेज सेना वापस चली जाएगी। तीसरी बात निकल के आई कि कहा गया रंजीत सिंह जब तक मित्र बने रहेंगे तब तक अंग्रेज उनकी क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजों से रंजीत सिंह के ठीक ठाक संबंध रहे। ठीक ना, यहाँ तक संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत सिंह ने उनकी बात मान ली, और अंग्रेजों ने भी उनके क्षेत्र में आक्रमण न करने का संधि कर लिया। ठीक, लेकिन इस बीच में घटनाक्रम ये घटना है कि विदेश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदल रहा है। फ्रांस और रूस में दोस्ती हो गई, फ्रांस और रूस में संधि हुई। आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के साथ इंग्लैंड का हमेशा से टकराव चला है। फ्रांस और रूस में संधि हुई, और इंग्लैंड को लगा कि अब ये संधि के बाद ये लोग भारत की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत की ओर आएंगे तो ये पंजाब के क्षेत्र से आ सकते हैं, पंजाब में इनका प्रभाव बन सकता है। तो अब इस समय अंग्रेजों ने क्या किया, रंजीत सिंह से फिर से एक बात करने का प्रयास किया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो है इस समय। कौन था? लॉर्ड मिंटो है यहाँ का, लॉर्ड मिंटो गवर्नर है। मिंटो ने क्या किया कि चार्ल्स मेटकाफ को भेजा रंजीत सिंह के पास। चार्ल्स मेटकाफ, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ आए रंजीत सिंह से मिलने के लिए, क्योंकि भाई कुछ बात करना है कि फ्रांस और रूस का संभावना बन रहा है इधर का। तो इन्होंने चाहा कि रंजीत सिंह से फिर से एक बार अपने संबंध को हम डिफाइन करें। आए, वार्ता हुई। अब इस वार्ता में रंजीत सिंह ने दो शर्तें रखी। रंजीत सिंह ने पहला शर्त रखा कि अगर अफगान का आक्रमण होगा, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि अगर अफगान का आक्रमण सिख राज पर होगा, तब
क्या होना चाहिए कि अंग्रेज जो है महाराज का साथ दे। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर अफगान आक्रमण होता है, क्योंकि आप पता है अफगान आक्रमण सिखों पे होता था, तो उसमें रंजीत सिंह का क्या डिमांड है कि अंग्रेज मदद करे, अंग्रेज प्लस महाराज, मतलब महाराज की मदद अंग्रेज करे, पहला शर्त रखा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो मालवा का क्षेत्र है, पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है, पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है, उस पर रंजीत सिंह का मतलब सिख राज का अधिकार मान लिया जाए, रंजीत सिंह का अधिकार हो। ये दो शर्तें रंजीत सिंह ने रखी। ठीक है, कि जब अफगान आक्रमण होगा तो आप मेरा साथ दीजिए और पंजाब के मालवा वाले क्षेत्र में मेरा अधिकार मान लीजिए। लेकिन इन दोनों शर्तों को मानने से इन लोगों ने, मेटकॉफ ने इनकार किया। फलता क्या हुई, वार्ता टूट गई। ये जो वार्ता हो रही थी बीच में समाप्त हो गया। ठीक है, हम चर्चा कर दें, आपके ध्यान में सिर्फ रहना चाहिए कहानी की तरह से कि ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ आया था, रंजीत सिंह से उसने कोई संधि का प्रयास किया, लेकिन संधि नहीं हो सका। ठीक है, और ये संधि नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब रंजीत सिंह ने मालवा की ओर अभियान कर दिया। रंजीत सिंह का मन था मालवा पर अधिकार, पंजाब में मालवा की ओर अभियान हुआ किसका, रंजीत सिंह का। ठीक है, अब ये मालवा पर अभियान कर देंगे तो अंग्रेज भी आगे आएंगे। अंग्रेज ने अख्तर लोनी को भेज दिया लुधियाना। एक नाम ध्यान रखिएगा, अख्तर लोनी। ठीक है, अख्तर लोनी है, अख्तर लोनी। अख्तर लोनी कहाँ आ गया सेना लेकर के, लुधियाना आ गया। ठीक है, जब ये वार्ता नहीं हो सकी, चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह की वार्ता विफल हुई, उसके बाद अख्तर लोनी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कहा, लुधियाना आ गई। जब अंग्रेजी सेना लुधियाना आ गई, बड़ी सेना लेकर अख्तर लोनी लुधियाना आ गया, रंजीत सिंह इससे थोड़े भयभीत हो गए और उन्होंने एक संधि कर ली। उन्होंने युद्ध नहीं किया बल्कि क्या किया, एक संधि कर लिया रंजीत सिंह ने। ठीक है, आप देखेंगे संधि के प्रावधान तो तुरंत समझ जाएंगे कि रंजीत सिंह के पक्ष में नहीं होगा ये संधि अब, और अमृतसर की संधि होगी। आप ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई, ये प्रश्न होगा आपसे, अमृतसर की संधि किसके बीच हो रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, तो मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुई। ये जो मेटकॉफ आया था, मेटकॉफ और रंजीत सिंह, एकदम ध्यान रखिएगा, नाम बहुत बार पूछा गया अमृतसर की संधि। ठीक है, ये 25 अप्रैल 1809 का है। ये तो डेट हम लोग इसलिए ध्यान रखने का प्रयास करते हैं कि बहुत बार वो देता है घटनाक्रम तिथि के हिसाब से क्रम में लगाने के लिए ना, उसलिए ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई। किसके बीच हुई, तो मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुई। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच की संधि। देखिए किताबों में सब कुछ आप अपने ही पढ़ते हैं। होता क्या है, क्लास का फायदा सिर्फ यही होता है, अगर आप क्लास कर रहे हैं, किसी का सुन रहे हैं, तो आपको जहां से प्रश्न आते हैं उन बिंदुओं को हम लोग बार बार हिंट करते रहते हैं कि यहाँ आपके प्रश्न का ये जगह है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ उन्हें प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, आप उसका उत्तर कर पाएंगे। वरना किताबों में तो बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, हम आपको कहानी सब सुनाते भी, लेकिन साथ साथ में बताने का प्रयास करते हैं कि आपको ध्यान कहाँ रखना है, पेटी फैक्ट्स क्या है, फिल्म्स में क्या आ रहा है। ठीक है, और आगे पीछे कहानी जानते हैं तो उसको याद रखना आसान होता है। इसलिए कहानी के साथ वन लाइनर जो किताबें हैं उससे हम तैयारी करते हैं तो मुश्किल यही होता है कि आप ऊपर नीचे कहानी नहीं जानते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो आपको ध्यान में नहीं रहता, याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये आप कहानी के साथ जानते हैं तो आपको याद रखना आसान होने लगता है। ठीक है, देखिए मेटकॉफ के साथ संधि नहीं हुई थी तो क्या हुआ, लोनी के नेतृत्व में सेना कहाँ गई, लुधियाना आ गई। अब दबाव जब रंजीत सिंह पे पड़ा तो उसने संधि कर ली। अब संधि हुई, ये अमृतसर की संधि है, मेटकॉफ वर्सेस रंजीत सिंह के बीच में हुई, दोनों के बीच में एक संधि हो गई। अब इसके प्रावधानों को देखेंगे। अब इसके प्रावधान में होगा कि सतलज नदी, ये बहुत पूछा जाता है, सतलज नदी को सीमा माना गया। ठीक है, कि अमृतसर के संधि में सिखों और अंग्रेजों के बीच जो सीमा का विभाजक बना है वो कौन सा नदी बन रहा है, वो सतलज नदी सीमा मानी गई। ठीक है, सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। इसी में स्वीकार कर लिया गया कि लुधियाना में अंग्रेजी सेना रहेगी। देखिए लुधियाना में अंग्रेजी सेना आ गई थी, ये हो गया कि लुधियाना में अंग्रेजी सेना रहेगी, ये अंग्रेजों के पक्ष में गया। लुधियाना, सतलज के पूरब का भाग जो है अंग्रेजों के पास चला गया, सतलज नदी सीमा माना गया था, और सतलज के पूरब का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज के पास रहेगा। ठीक है, इसके इधर का क्षेत्र, पश्चिम का जो क्षेत्र है वो सतलज के पार का वो रहेगा रंजीत सिंह के पास, पूरब का क्षेत्र अंग्रेज के पास, और लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इस तरीके से आप मान रहे हैं कि सतलज बाउंड्री रेखा बन गया अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। ठीक ना, किससे, अमृतसर की संधि से।
ठीक है। लेकिन अब एक तरफ तो सतलज के पूरब रणजीत सिंह का बढ़ना रुक गया, लेकिन दूसरी ओर रणजीत सिंह बढ़ सकते थे, उधर अंग्रेजों का ऑब्जेक्शन नहीं था, तो रणजीत सिंह ने दूसरी ओर अभियान किया और 1809 में कांगड़ा को जीत लिया। कांगड़ा विजय 1809 में रणजीत सिंह ने किया। ठीक है। फिर एक घटनाक्रम इस समय अफगानिस्तान में घटेगा फिर से, कि शाह शुजा जो वहां पे है, शाह शुजा, ये शाह शुजा वहां का शासक था, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा शाह शुजा को वहां से मोहम्मद शाह ने क्या किया, गद्दी से हटा दिया। शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने गद्दी से वंचित किया, हटा दिया अफगानिस्तान में। अब देख रहे अफगानिस्तान का जो इतिहास चल रहा है उसका प्रभाव पंजाब में आप लगातार देखेंगे। शाह शुजा अफगान शासक है, मोहम्मद शाह ने इसको गद्दी से वंचित किया। जो शाह शुजा हट गया तो रणजीत सिंह ने क्या किया, शाह शुजा का सहायता किया, और शाह शुजा को अपने सहयोग से इसने क्या किया, वापस वहां का गद्दी दिला दिया। ठीक है। 1809 में वापस शाह शुजा आ गए। ठीक है। किसके सहयोग से, रणजीत सिंह के सहयोग से ये शाह शुजा वापस अफगानिस्तान का राजा बन गया। ठीक है। जब ये राजा वापस बन जाएगा तो इसने क्या किया, तो 1813 में, ठीक है, कश्मीर का संरक्षण दे दिया किसको, रंजीत सिंह को, कि ठीक है आप कश्मीर के संरक्षक बन जाइए। कश्मीर किसके संरक्षण में चला आया, रंजीत सिंह के पास चला आया। अफगान अमीर से कश्मीर का संरक्षण ले लिया। अच्छे संबंध कैसे बने थे आप समझ रहे हैं। शाह शुजा था अफगानिस्तान में, वहां आंतरिक जो षड्यंत्र हुआ, शाह शुजा गद्दी से हट गया, रंजीत सिंह के समर्थन से वो वापस गद्दी पे बैठा। इस शाह शुजा ने क्या किया, कश्मीर दे दिया रंजीत सिंह को, आप अपने संरक्षण में ले लीजिए। दूसरा काम क्या किया शाह शुजा ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा भारत में था क्या, कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया, है ध्यान में आपके, कोहिनूर हीरा किस कहाँ है, भारत का हीरा था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा भारत से लूट के अफगान एक आक्रमणकारी आया और कोहिनूर को लूट के ले गया। जब यहाँ पे मुगल में कौन थे शासक, जब कोहिनूर हीरा का लूट होगा, मोहम्मद, ठीक है, स्वाति लिख रही है नादिर, ठीक है, कुछ भी ध्यान है ना, आप सबको पता होगा, अब रिविजन की तरह करना चाहिए बार बार, ठीक ना। कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और नादिर शाह ने, मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह थे, उसके समय कोहिनूर हीरा ले लिया और लेकर चला गया था। यही कोहिनूर हीरा शाह शुजा ने क्या किया, रंजीत सिंह को दे दिया। कोहिनूर किसके पास चला आया, तो रंजीत सिंह के पास चला आया कोहिनूर। कैसे आ गया, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कोहिनूर नादिर शाह यहाँ से लुट के ले गया दिल्ली से मोहम्मद शाह के समय में, और शाह शुजा जब अफगान शासक हुआ उसने क्या किया, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा वापस कर दिया। ठीक है। इस तरह हम लोग देखते हैं कोहिनूर भी रंजीत सिंह को मिल गया। 1834 में रंजीत सिंह ने पेशावर पे भी आक्रमण करके इसको विजय प्राप्त कर ली। 1834 पेशावर पर अधिकार कर लिया। हम लोग क्या देख रहे हैं, रंजीत सिंह सतलज के पूरब के इलाका तो अंग्रेजों के पास चला गया, लेकिन साम्राज्य विस्तार इनका रुका नहीं। कांगड़ा को जीता इन्होंने, कश्मीर को संरक्षण में लिया, ठीक है, शाह शुजा से अच्छे संबंध बनाए, फिर पेशावर तक इन्होंने जीत हासिल कर ली 34 में। ठीक। लेकिन इसी बीच फिर अगले कुछ दिनों का 1839 में पक्षघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई, अटैक के कारण से इनकी मृत्यु हो गई 1839 में। इस तरह रंजीत सिंह जो आप देखे महत्वपूर्ण पहले महाराज हुए या राजा की उपाधि जिन्होंने ली है, राजा की उपाधि इनको कौन दिया था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जमान शाह ने दिया था, अफगानिस्तान के शासक थे। उनका अंत 1839 में पक्षघात से हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। यहां तक हम लोग रंजीत सिंह को देखें। देखिए रंजीत सिंह के बारे में उनके सिर्फ राजनीतिक इतिहास से नहीं बल्कि उनके प्रशासन से, उनके व्यवस्था से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है। पिछले कुछ प्रश्न को हम लोग वहां भी देखेंगे, उनके प्रशासन से संबंधित, उनके व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए इनके व्यवस्था में देखें, प्रशासन में जो सिखों की सरकार है, सिख राज की सरकार है, क्या कही जाएगी, ये भी प्रश्न में आ सकता है, खालसा सरकार। नाम क्या रहेगा, खालसा सरकार के नाम से हम जानेंगे। सिखों का जो राज्य है किस नाम से जान रहे हैं, तो खालसा सरकार के नाम से जानेंगे। ठीक है। इनके यहाँ 5 महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे। ठीक है। इसमें से आप जो प्रमुख होगा मुख्यमंत्री
सबसे महत्वपूर्ण पद था जो राजा ध्यान सिंह के पास होगा। राजा ध्यान सिंह के पास मुख्यमंत्री का पद था। एक इनके यहाँ मुस्लिम भी थे जो विदेश मंत्री में थे, अजीजुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद अजीजुद्दीन विदेश मंत्री थे। इनका भी नाम पूछा जाता है, दो का नाम ध्यान रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो राजा ध्यान सिंह थे मुख्यमंत्री और अजीजुद्दीन विदेश मंत्री के रूप में रंजीत सिंह के साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक विभाग भी बांट रखा था। प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासकीय विभाग होते हैं। प्रशासकीय जो विभाग है, अगर ये पूछेगा आपसे तो सिंपल जानिए कुल 12 विभाग थे। पंजाब में कितने मिसल थे? तो 12। रंजीत सिंह के शासन में कितने प्रशासकीय विभाग थे? तो 12। महत्वपूर्ण मंत्री कितने थे? तो 5। दो ही का नाम ध्यान रखिए, राजा ध्यान सिंह आपके मुख्यमंत्री और अजीजुद्दीन विदेश मंत्री। ठीक है, 12 विभाग थे। महत्वपूर्ण विभाग 2, 3, 4 है। विभाग से बहुत ज्यादा प्रश्न आएगा नहीं, एक आध दो भी हम लोग जान जाएंगे तभी बहुत है। जैसे दफ्तर है अबाब उल माल, कम से कम एक का भी नाम ध्यान रखिए, दफ्तर ए अबाब उल माल। ठीक है, दफ्तर ए, सब विभाग का नाम दफ्तर ए से ही इनके यहाँ शुरू होगा। अबाब उल माल नाम था। ठीक है, ये आय का विभाग है, इसलिए सिर्फ आपको ये बता दिया। भू राजस्व और अन्न आय, भू राजस्व के साथ साथ अन्न भी जो आय के स्रोत है उसका जो विवरण रखता था वो विभाग था दफ्तर ए अबाब उल माल। ठीक है, तो बहुत होगा तो ये विभाग भू राजस्व का जो विभाग है विभिन्न राजाओं का विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए कम से कम आप इसको जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। एक को ध्यान रखेंगे, दफ्तर ए अबाब उल माल, ये क्या था? राजस्व और अन्य आयों का जो हिसाब किताब रखता था वो विभाग ये था। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। ठीक ना, ज्यादा विभाग जानने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रशासन में सूबा में बटा हुए। ठीक है, सिख जो राज्य है कैसे बटा होगा? सूबा में। इस सूबा का मतलब क्या है? प्रांत था। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देखिए, सूबा का मतलब क्या था? प्रांत को हम लोग यहाँ पे सूबा बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सूबा था, सूबा के बाद छोटी इकाई होगी परगना। ठीक है, सूबा के बाद क्या होगा? परगना होगा, परगना के बाद क्या होगा? तालुक होगा, और तालुक के बाद होगा गांव। ठीक है, ये 4 इकाई में बटा था सूबा, परगना, तालुक और गांव। ठीक है, सबके कोई कोई हेड होंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना, सूबा, परगना, तालुक, गांव, 4 इसकी प्रशासनिक इकाई थी। सबसे छोटी इकाई गांव हो गई, उसके बाद तालुक हो गया, तब परगना हो गया, तब सूबा या प्रांत हो गया। तो सूबा का जो हेड होता है वो निजाम कहलाएगा। ठीक है, और निजाम के बाद ये जो परगना है कारदार है, और तालुक का तो आप लोग जानते होंगे तालुकेदार, बहुत बार सुने होंगे। गांव का ग्राम पंचायत हेड होगा। ठीक है, इस तरीके से इनकी प्रशासनिक इकाई थी। रंजीत सिंह के यहाँ जो प्रशासन है, मतलब जो प्रांत है, राज्य कैसे बटा हुआ था? तो सूबा में बटा हुआ था। सूबा के नीचे परगना था। ठीक है, परगना के नीचे तालुक था, तालुक के नीचे गांव था। ठीक है, सूबा का हेड निजाम होता है, परगना का हेड कारदार होता है, तालुक का हेड तालुकदार, और गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत देखती थी। ठीक है, यहीं पे इसकी न्याय व्यवस्था को भी हम समझ लेंगे। ये क्या था? हमारा प्रशासनिक डिवीजन है। न्याय को भी यहाँ पे इसलिए समझ ले रहे हैं कि न्याय व्यवस्था भी इसी यही है, सेम न्याय व्यवस्था को हम लोग यहीं पे समझ लेंगे। ग्राम पंचायत से शुरू होगा न्याय व्यवस्था, तालुकदार में पहुंचेगा, यहाँ से अपील कारदार के पास होगा, और कारदार में फैसला नहीं होगा तो कहाँ आएगा? निजाम के पास आएगा। तो निजाम का अदालत कैसा है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय की तरह था। उच्च न्यायालय है ये। क्या था? किसी भी सूबा में अगर सबसे ऊपर आपको अपील करना है तो कहाँ जाना होता? निजाम के पास जाना होता था। ग्राम पंचायत से शुरू होकर यही क्रम में उच्च न्यायालय तक आप पहुंचते। ठीक है, न्याय प्रशासन में हम लोग वहां जो देख रहे थे आपका अभी परगना से कैसे बटा है, उसी में हम लोग ये भी एक साथ कर लिए कि न्याय प्रशासन भी इसी तरीके से था। केवल अंतर होगा न्याय प्रशासन में कि इससे ऊपर भी एक सीढ़ी होगा। ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो हो जाएगा मेरा, यहाँ के बाद भी अपील करना हो, मान लीजिए उच्च न्यायालय हाईकोर्ट तक तो हो गया, यहाँ के बाद भी अगर अपील करना है किसी को निजाम के ऊपर, तब वो कहाँ जाएगा? तो अदालत उल आला, इसका नाम था अदालत उल आला। ठीक है, अदालत उल आला में जाएगा। ये मान के चलिए आप राज्य स्तर से ऊपर उठ करके केंद्र स्तर पे है। ये राजधानी में हुआ करता था। अदालत उल आला कहाँ था? ये लाहौर में था। राजधानी में होगा
अदालत उल आला कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि सिख प्रशासन में या सिखों के राज में अदालत उल आला कहाँ है, ये तो अदालत उल आला लाहौर में था। और इसी लाहौर में क्या होना है, अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर न्याय किए जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर किसी को अपील करना होगा तब अदालत उल आला के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, तो महाराजा के दरबार में पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरह से महाराजा का दरबार है न्याय में, और महाराजा के नीचे केंद्र में अदालत उल आला है, और उसके बाद उच्च न्यायालय की तरफ से निजाम, कारदार, तालुकदार, पंचायत का न्याय सिस्टम था। ठीक है, तो रंजीत सिंह की इस न्यायिक व्यवस्था को इस तरीके से आरेख से आप दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा तो रह जाएगा, बड़ा आसान है। जो गांव, तालुक, परगना, सूबा था, जो इसके अधिकारी हैं, ठीक ना, वही न्याय व्यवस्था में भी चलेंगे। उच्च न्यायालय प्रांत का क्या हो गया, निजाम हो गया, यहाँ का जो न्यायाधीश हो गया। अगर यहाँ से अपील जाना है तो अदालत उल आला में जाएगा, ये लाहौर में होना है। ठीक है, लाहौर कहाँ पे है, क्या चीज है लाहौर, राजनीतिक केंद्र है, ये राजधानी है सिखों की। और अगर यहाँ से भी संतुष्टि नहीं होगी तो महाराजा के पास जाएगा। ठीक है, इन सभी अदालतों को दंड देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन केवल मृत्यु दंड जो है वो सिर्फ महाराजा की अनुमति से होता था। क्लियर है, मृत्यु दंड जब होगा तो महाराजा की अनुमति से होगा। ठीक है, चलिए, ये पूरा प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों को आपने देख लिया है। इसी तरह से एक आरेख में भी कॉपी में कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना अब ये है इनका भू राजस्व, इनकी आय का भी कुछ साधन देखेंगे। तो आय में ध्यान रखिएगा, कहीं बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे लोगों का कि कितना भू राजस्व इनके पीरियड में है। तो भू राजस्व 33 से 40% है। 33 से 40% क्या था, भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, तो सिखों के लिए भू राजस्व ही आय का साधन मुख्य रूप से, सभी के लिए आय का साधन हम लोग देखेंगे। उस काल में भू राजस्व हुआ करता था जो 33 से 40% के बीच में था। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग इनका सैन्य प्रशासन देखेंगे। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो बताइए। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लंबे समय तक आपका, एक लंबे क्लास के बाद आपकी पता नहीं कितना आपके दिमाग में ये बातें बचती हैं, निकलने लगता है बात। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बीच में कुछ आप इसमें पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा, नहीं तो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। 30 से 40 मिनट आपके क्लास का हुआ है, थोड़ा सा आप रंजीत सिंह को खत्म कर लेते तो बेहतर था। मान से विद्युत होता या नहीं होता, रंजीत सिंह वाले चीज को समाप्त कर लेते। ठीक ना, देखिए इसका रंजीत सिंह का सैन्य प्रशासन हम लोग देखेंगे। इनके सैन्य प्रशासन से बहुत प्रश्न आते हैं। सैन्य प्रशासन रंजीत सिंह का, ठीक ना। अब रंजीत सिंह ने जो अपना सैनिक व्यवस्था की थी उसको हम लोग दो भाग में देखते हैं। फौज एक खास, फौज एक खास था पहला। ठीक है, फौज एक खास, और दूसरा है हमारा फौज ए वायद, फौज ए वायद। ठीक है, फौज ए खास और फौज ए वायद दो है। इनके सेना का जो संगठन है दो रूपों में देखेंगे। तो फौज ए खास क्या था, तो फौज ए खास नियमित सेना है, और बेकवायद क्या है, अनियमित सेना है। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। फौज ए खास इनकी नियमित सेना थी और फौज ए बेकवायद इनकी अनियमित सेना थी। अब फौज ए खास को हम लोग फिर से देखेंगे। फौज ए खास में तीन पार्ट। फौज ए खास को अगर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे आगे, तो फौज ए खास में इनके तीन डिविजन थे। पहला था घुड़सवार। ठीक है, तो घुड़सवार सेना को ट्रेन करने के लिए, घुड़सवार सेना के लिए रंजीत सिंह ने क्या किया, जो बहाली की फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को रखा। फ्रांसीसी सेनापति नाम था एलार्ड। एलार्ड कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे। बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए भी और इसको राइट डाउन भी करेंगे, दिमाग में रखेंगे भी कि फ्रांस के सेनापति एलार्ड थे। इनकी नियुक्ति क्यों की गई, तो घुड़सवार सेना को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। ठीक है, एलार्ड ने इनके घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित करने का काम किया और उसने वेल ट्रेंड किया था इसकी सेना को। ठीक है, इतनी अच्छी सेना थी इनकी कि जब ऑकलैंड एक बार पंजाब गया, लॉर्ड ऑकलैंड 1838 में पंजाब गए थे। लॉर्ड ऑकलैंड, क्या नाम है, ऑकलैंड है, लॉर्ड
ऑकलैंड जब पंजाब गया 1838 में, तो उन्होंने जब रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को देखा तो एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन उनका, ये कथन भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी राइट डाउन करेंगे, दिमाग में रखेंगे। उन्होंने कहा दिया कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। किसके विषय में कहा? घुड़सवार सेना के विषय में ऑकलैंड ने कहा यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा पार्ट था पैदल सेना। घुड़सवार सेना के बाद कौन आ गया? पैदल सेना। यहां भी उसने एक पैदल सेना को ट्रेंड देने के लिए भी आदमी रखा, ये था बंतूरा। कौन था? पैदल सेना को कौन ट्रेनिंग देगा? बंतूरा। ये कहां का है? तो इटली। अब देखिए, फ्रांस के एलाट को रखा था घुड़सवार सेना के लिए, अब बंतूरा को रखा था पैदल सेना को ट्रेंड करने के लिए। ये था इटली का। ठीक है, इसके बाद इनका तीसरा टुकड़ी था फौजे खास। हम लोग पढ़ रहे हैं फौजे खास में तीसरा था तोपखाना। तोपखाने भी इनके पास थे, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना। तोपखाना के संचालन के लिए इन्होंने एक पद ही क्रिएट किया, दारोगा ए तोपखाना। ठीक है, इसका हेड किसको बना दिया? दारोगा ए तोपखाना के नाम से तोपखाना का प्रमुख होगा। क्लियर है? और तोपखाना को संगठित करने के लिए भी इन्होंने विदेशियों की मदद ली। इसमें जनरल कोट है, जनरल कोट, क्या नाम है इनका? जनरल कोट है। ये भी कहां के? फ्रांस के। और बाद में जनरल कोट के बाद कर्नल गार्डनर, कर्नल गार्डनर, कर्नल गार्डनर। ठीक है, कर्नल गार्डनर और जनरल कोट कहां के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने क्या किया? तोपखानों को संगठित किया। अब आप बिल्कुल देखिएगा, फिर से रिवीजन की तरह समझिए। रणजीत सिंह की सेना के दो भाग, फौजे खास और फौजे बेकवायर्ड। फौजे खास में 3 भाग, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना। तीनों भाग में इन्होंने विदेशियों की मदद ली। कैसे देख रहे हैं? एलाट फ्रांस का है, ये घुड़सवार सेना को ट्रेन करेगा। बंतूरा इटली का है, ये पैदल सेना को ट्रेनिंग देगा। जनरल कोट और कर्नल गार्डनर ने मिलकर तोपखाने को संगठित किया। इस तरह से इनका जो फौजे खास है वो एक व्यवस्थित सेना के रूप में आप देखिए। ठीक है, इसी में हम लोग को दूसरा आप जानना है, फौजे बेकवायर्ड। ठीक है, ये देखे है ना, फौजे बेकवायर्ड, ये दूसरा पार्ट है। इसके भी 2 पार्ट हैं। फौजे बेकवायर्ड में भी हम लोग को 2 चीज जानना है। ठीक है, ये 2 जानिएगा, ये खत्म हो जाएगा। एक था घुड़ चढ़ा खास, घुड़ चढ़ा खास है। ठीक है, इधर है आपका दूसरा पार्ट जो है घुड़ चढ़ा खास का, मिसलदार। क्या था? मिसलदार। घुड़ चढ़ा खास और मिसलदार 2 पार्ट हम लोग देख रहे हैं। घुड़ चढ़ा खास क्या होगा? ये वैसे लोग होंगे, उनके सेना के वैसे लोग हैं जो अपना घोड़ा और अस्त्र लाएंगे। अपना घोड़ा और अस्त्र लेकर के आएगा, वो क्या है? घुड़ चढ़ा खास है। इसको राज क्या देगा? वेतन देगा, लेकिन अपना घोड़ा और अस्त्र रखता है। क्लियर है? मिसलदार क्या है? वैसे राज्य हैं जो राज्य थे जिसको रणजीत सिंह ने अपने क्षेत्र में अधिकार कर लिया, जीत लिया। तो ये राज्य के जो भी सेनापति थे, मतलब जो शासक थे, जो जमींदार थे, सूबेदार थे, वो क्या होंगे? अपने अनुयायी के साथ, अपनी सेना के साथ जो सहयोग करेंगे आगे, वही हो गए मिसलदार। ठीक है, तो वैसे मिसलदार के अंतर्गत तो वैसे राज्य हैं जिसपे महाराजा रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया था, और वो पूरा अपने अनुयायियों के साथ सिख राज का हिस्सा हो गया। ये मिसलदार हैं। इनको शुरू में जागीरें दी गई थी, बाद में इनको भी वेतन दिया गया। ठीक है, अब इन कारणों से आप देखेंगे जिनकी सेना बहुत व्यवस्थित थी। तो फ्रांसीसी एक पर्यटक विक्टर जाकमा आया था। ठीक है, अंतिम लाइन से इंफॉर्मेशन लिखिए, विक्टर जाकमा। ये कौन है? फ्रांस का एक पर्यटक, घूमने के लिए आया था, पर्यटक है विक्टर जाकमा। ठीक है, पर्यटक विक्टर जाकमा फ्रांस का था। इसने इसकी तुलना रणजीत सिंह के किससे कर दी? नेपोलियन बोनापार्ट से कर दी। तो ये तुलना कर देगा तो आपके लिए क्या होगा? स्वाभाविक तौर से प्रश्न बन गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट से किसकी तुलना की गई? रणजीत सिंह से की गई। किसने कर दिया? तो विक्टर जाकमा ने कर दिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, विक्टर जाकमा ने इसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से कर दी। ठीक, इतना चीज तक हमको जानना था। इसका आपको पता ही है कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, पक्षाघात के कारण से। रणजीत सिंह अब आपका टोटलिटी में समाप्त हुआ। रणजीत सिंह के पे जितने प्रश्न बन सकते थे वो सभी को आपके साथ शेयर करने का प्रयास किए हैं, क्या उसमें कुछ बचा नहीं रहे। ठीक है, 5